हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फॉर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 17। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम फॉर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों आज का मोटिवेशन कोड। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। क्या साथियों, आज थोड़ा मुश्किल है, आज थोड़ा समस्याएं हैं, लेकिन कल उससे बेहतर होगा और उम्मीद कभी मत छोड़ना क्योंकि भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। समस्याओं का आना केवल पार्ट ऑफ लाइफ है और उन समस्याओं से लड़कर उनसे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। ये रहा साथियों आज का आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचना समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? क्या पूछा है साथियों इस क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से क्या है जो विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को बढ़ाने या साधने में सहायक है? प्रतियोगिता, चर्चा व संवाद, वेधन व अभ्यास या दंड? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए साथियों, क्या दंड संरचनात्मक समझ को बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। वेधन, क्या किसी चीज का कड़ा अभ्यास संरचनात्मक समझ को बढ़ाएगा? नहीं। क्या दो लोगों के बीच में प्रतियोगिता या कक्षा के बीच में प्रतियोगिता कराने से समझ बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, बल्कि चर्चा और संवाद से बढ़ेगी। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हॉबर्ट गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? साथियों, आप सभी जानते हैं हॉबर्ट गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है और इन्होंने लगभग 9 बुद्धियां अभी तक बताई हैं और ये अभी भी कार्य कर रहे हैं। भविष्य में अभी और बुद्धियां आने के पूरे चांस हैं। तो पहला ऑप्शन है मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करना और वैज्ञानिक दृष्टि से उनका विवेचन करना। अगला क्वेश्चन साथियों, विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? बैठने की निश्चित व्यवस्था की, लचीले पाठ्यक्रम की, या मानकीकृत आकलन की, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा हो जाएगा या मानकीकृत आकलन? इन दोनों में से कोई इसका ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन बी लचीला पाठ्यक्रम इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। लचीला पाठ्यक्रम साथियों जिसमें आप जरूरत के हिसाब से यानी व्यवहार के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन कर सके, वो होता है लचीला पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करने याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? समावेशन, खंडीकरण, अनुबंधन या अधिसंज्ञान? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक मान लीजिए लंबी श्रृंखला है अक्षरों की, उसको आप याद करने के लिए छोटे छोटे समूहों में या सार्थक समूहों में तोड़ते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए साथियों। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? खंडीकरण कहलाती है, यानी खंड खंड उनको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में याद कर लेना। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बताइए साथियों इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या विकास आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है? बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता, बताइए। लगाया जा सकता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, बिल्कुल सही। लेकिन विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक नहीं होती। विकास कभी तेज गति से हो जाता है, कभी धीमे गति से होता है, इसकी दर समान नहीं होती। ना ही ये सार्वभौमिक होती है कि एक समान दर से ही सभी लोगों का विकास होगा, ऐसा नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप साथियों कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखना चाहती है। वह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? पूर्व पारंपरिक चरण में, पारंपरिक चरण में, उत्तर पारंपरिक में, या अमूर्त संक्रियात्मक चरण में? अच्छा करती है, अच्छा देखना चाहती है, मतलब साथियों अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में लगेगा, लेकिन ये किस अवस्था में है, इसका उत्तर आप दीजिए, बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पारंपरिक चरण में है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? संकल्पना मानचित्रण से, संदर्भहीनता से, या रूपरेखीकरण से, या सारांशीकरण से? बताइए साथियों किस चीज से बचना चाहिए शिक्षिका को, यह पूछा गया है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। साथियों आप भी बिल्कुल ठान लीजिए, इस बार सीटेट को अच्छे नंबरों से क्वालिफाइड करना है। एक बार सीटेट को क्वालिफाइड कर लीजिए, अब इसकी वैलिडिटी भी आजीवन हो गई है। क्या साथियों? आजीवन हो गई है। पहले क्या थी? सीटेट की वैलिडिटी थी 7 वर्ष थी, पर अब आजीवन हो गई। एक बार क्वालिफाई करिए, आगे आने वाले एग्जामों की तैयारी करिए, जैसे DSSS भी हो गया, KBS हो गया, अन्य राज्यों के भी एग्जाम आते रहते हैं जिनसे जॉब मिले। केवल आप सीटेट में थोड़ी हमेशा के लिए बैठे रहेंगे, इसलिए सीटेट को इस बार बिल्कुल क्वालिफाइड करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। संदर्भहीनता। विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करने के लिए संदर्भहीनता नहीं करनी चाहिए, यानी इससे बचना चाहिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम असहायता या लाचारी तब महसूस होती है जब, यहाँ अब लिखा साथियों मिसटाइपिंग, जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय होते हैं। नियंत्रणीय मतलब साथियों नियंत्रण में किए जा सकते हैं। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक 5 साल की बच्ची है, वह पियाजे की कौन सी अवस्था में होगी? सबसे पहले तो ये बताइए आप, पियाजे की कौन सी अवस्था में होगी? आप सभी जानते हैं पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों 5 साल की बच्ची है तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगी, यानी जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक अवस्था चलती है उस अवस्था में यह बच्ची होगी। तो बताइए उस अवस्था के क्या मतलब गुण हैं? तो इसके गुण है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेलों की शुरुआत, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका निभानी चाहिए। बताइए साथियों, क्या एक शिक्षक को बाल केंद्रित कक्षा में तानाशाह बनना चाहिए? नहीं, तानाशाह नहीं बन सकते आप, यानी ऑप्शन डी एकदम कट जाएगा। कोई भूमिका नहीं होती, भूमिका ही नहीं होगी तो वो कक्षा कच्छी किस बात का, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा। एक निष्क्रिय भूमिका, शिक्षक निष्क्रिय नहीं हो सकता। बाल केंद्रित कक्षा हो तो शिक्षक इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक निष्क्रिय हो जाएगा।
अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उपक्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके या परीक्षा के लिए सीखना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है, क्या प्रस्तावित करती है? क्या परीक्षा के लिए सिर्फ बालक सीखेगा? नहीं। आकलन योगात्मक तरीके से होंगे? नहीं। प्रत्यास्मरण यानी याद करने की यहाँ बात हुई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए विश्लेषण होगा। आलोचनात्मक सोच जैसे उपक्रम के कौशलों का परीक्षण किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अधिगम तब प्रभावी होता है जब वह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है। मिस टाइपिंग है साथियों। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं, तब अधिगम ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार को सही मिलाप का युग्म है? दंड से बचाव, यह आंतरिक प्रेरणा है। नगद पुरस्कार, यह क्या यह आंतरिक प्रेरणा है? जिज्ञासा, क्या यह आंतरिक प्रेरणा बाहरी प्रेरणा है? रुचि, क्या यह आंतरिक प्रेरणा है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। दंड से बचाव यह एक बाहरी प्रेरणा है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। नगद पुरस्कार यह भी एक बाहरी प्रेरणा है। जिज्ञासा एक आंतरिक प्रेरणा है, लेकिन इसमें बाहरी प्रेरणा लिखा है, यह भी गलत हो जाएगा। रुचि एक आंतरिक प्रेरणा है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता पर, विकास की अनिरंतरता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक पर, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? बताइए साथियों किस पर जोर देता है? विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। चरणीय सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताइए, विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन जहां तक इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, मुझे हो सकता लग रहा है कि इसका बी ही सही है, पर ए भी लग रहा है, लेकिन आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल दिया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवलोकन अधिगम, पाढ़, द्वंद्वात्मक अधिगम या अनुकूलन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक विशिष्ट संप्रत्यय पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल करती है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए साथियों। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पाढ़ एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पाढ़ यानी स्कैफोल्डिंग भी इसको बोला जाता है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लिंगों के बीच आनुवांशिक भेद या लैंगिक स्थिरता? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक रूढ़िवादिता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान
रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां सीखते हैं, किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से या समकक्षीय समूह से? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य और रीतियां कहाँ से सीखते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आस पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं और अपने समकक्षीय समूहों से भी सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड में हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार से होती है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहसंबद्ध नहीं किया जा सकता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा कथन सही नहीं है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार? बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। बताइए साथियों एक रचनावादी कक्षा कक्ष की क्या विशेषता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या बच्चों को आप तथ्यों को याद करवाएंगे? स्मरण करवाना यानी याद करवाना नहीं, आप याद हो तो बिल्कुल, रटना, याद कराना ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। यहाँ केवल बात आई है, केवल एक निगेटिव वर्ड है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। बैठने की केवल तय व्यवस्था नहीं हुई, इसमें लचीलापन होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूहों में कार्य करना। जहां भी साथियों चर्चा करना आदि शब्द आए वो एक पॉजिटिव वर्ड होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने की सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने की सुसाध्य यानी याद रखने की किस विधि की या रणनीति से शिक्षक को बचना चाहिए? स्मृति सहायक विधियां लागू करना चाहिए, संगठनात्मक चार्ट बनाना चाहिए, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना चाहिए, मानचित्र का उपयोग करना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किस चीज से बचना चाहिए? आप कक्षा कक्ष में मानसिक चित्र का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं, संगठनात्मक चार्ट भी आप बनाएंगे तो इससे भी चीजें स्मरण रहेंगी लंबे समय तक, याद रहेंगी। मतलब साथियों यहाँ याद करने की बात नहीं साथियों, याद रहने की बात है। यानी आप अगर कोई भी चित्र आप देखते होंगे, आप अगर चित्र को देख लेते हैं तो वह आपको लंबे समय तक याद रहता है, जबकि आप वर्डों में पढ़ते हैं तो वो ज्यादा समय तक आपको याद नहीं रहता। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना यह एक रणनीति ऐसी है जिससे बचना चाहिए एक शिक्षक को, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट विद्यार्थी को बोरियत महसूस होने की संभावना है। गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर, उनसे। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या बच्चे को सफलता मिल जाएगी तो वो बोरियत महसूस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उनसे सफलता की अपेक्षा होना, इससे भी बोरियत महसूस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। गतिविधि को जहां महत्व दिया जाएगा वहां तो और बिल्कुल बोरियत नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी गतिविधि को जहां महत्व नहीं दिया जाएगा वहां बच्चों को बोरियत महसूस होने लगेगी। कौन सा कथन लेओ वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक आक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन साथियों, ध्वनि लय और शब्दों में के अर्थ से, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, भाषिक या स्थानिक बुद्धि? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों ध्वनि लय शब्दों के अर्थ ये सभी एक किस में होते हैं? भाषा में होते हैं, और भाषा में होते हैं इसका मतलब यह भाषिक बुद्धि से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक स्वैर चिंतन यानी आत्म विमोह वाले छात्र जो आयोजित सब की समूहों जो आयोजित सामूहिक क्रियाकलाप के साथ मिस टाइपिंग है। एक स्वचिंतन वाले यानी आत्म विमोह वाले छात्र जो सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है। एक जो छात्र है साथियों स्वयं चिंतन वाला, वह सामूहिक कार्यों को करने में कठिनाइयां, सामूहिक जो कार्य मतलब एक तरह से ग्रुप में जो कार्य होते हैं उनको करने में कठिनाइयां महसूस कर रहा है, की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है साथियों। पूछा है इसमें, सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या आप बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेज देंगे? ऐसे नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास जब वे कार्यों और क्रियाकलापों के में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं तब। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या आप व्याख्यान देंगे? कोई भी टॉपिक है उस पर व्याख्यान दे दिया और उसको अर्थपूर्ण अधिगम हो गया? नहीं, आप लेक्चर नहीं देंगे। यंत्रवत अभ्यास भी नहीं करवाएंगे। देखिए साथियों यहाँ पे आया है क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग, यानी क्रियाकलाप गतिविधियां आदि चीजें जो आती है पॉजिटिव वर्ड होते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? परिपक्वता, निष्क्रिय सामाजिकरण, प्राथमिक सामाजिकरण या द्वितीयक सामाजिकरण? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पर स्कूल आया है, स्कूल बताइए कैसा सामाजिकरण है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, निष्क्रिय है या परिपक्वता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो स्कूल साथियों द्वितीयक समाजीकरण का साधन है, बल्कि जबकि परिवार प्राथमिक साधन है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, वेधन व दोहराव, प्रयोगात्मकता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुआयामी परिवेशों को प्रोत्साहन एकदम करेक्ट बात है ये। सामूहिक सहयोगिता ये भी एकदम करेक्ट बात है। बेधन व दोहराव नहीं साथियों, आप अभ्यास बार बार ड्रिल या बेधन ड्रिल जबरदस्ती करवा के अब अभ्यास करवा रहे हैं, ये गलत बात है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बार बार अभ्यास यानी रटाना किसी चीज को। प्रयोगात्मकता बिल्कुल सही है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? निष्क्रिय प्राणी के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में क्या निष्क्रिय प्राणी है? नहीं। छोटे वयस्कों के रूप में? बिल्कुल नहीं। दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें, दुष्ट तो आप बिल्कुल समझ ही नहीं सकते, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए अपने पर्यावरण को। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को अपने निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करके, बारंबार परीक्षा लेकर, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या आप विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा करवाएंगे? क्या बार बार परीक्षा लेंगे? या प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करेंगे? आप ये तीनों कार्य नहीं करेंगे, बल्कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा डॉट 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 केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देती है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होती है? बताइए साथियों एक प्रगतिशील कक्षा।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अधिगम की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करती है एक प्रगतिशील कक्षा। साथियों आज के वीडियो में यहीं तक। आपको आज के 30 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने 30 में से कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। और हाँ साथियों, कल हम रिवीजन करने वाले हैं इस सप्ताह का। क्या होने वाला है साथियों? रिवीजन। रिवीजन भी कल हम रात को 9 बजे ही करेंगे, ठीक है साथियों।